गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की मेरी क्लास में मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, और मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो हमारा दो तरह से, दो फेजेस में या दो चरणों में पूर्ण होता है। तो वो हम वहां तक हम पहुंचे, उससे पहले मेरे पीछे आपको दिख रहा है डायग्राम। ये डायग्राम है बेटा द टीएस ऑफ टेस्टिस, वृषण का अनुप्रस्थ काट का ये डायग्राम है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। तो बेटा देखिए, किसी भी डायग्राम को समझने के लिए आपको उसको रटना नहीं है, आपको उसके महत्वपूर्ण बिंदु इस तरीके से डायग्राम आप जब बनाएंगे तो आप कोशिश करिए कि इसी तरह से आप बनाए, एक ही साइड में उसको लेबलिंग उसकी करिए और उसके बारे में इस तरीके से बताइए। तो सबसे जो आउटर जो लेयर होती है टेस्टिस की, अगर हम बात करें, वृषण की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे जो निचली जो परत होती है, जो निचला स्तर होता है, उसे कहते हैं बेटा सिरोसा। क्या कहते हैं? सिरोसा। सिरोसा के ऊपर होती है आपकी जर्मिनल एपिथेलियम। मैंने आपको कल बताई थी, जननिक उपकला हिंदी में कहते हैं। तो ये है इसकी जननिक उपकला। स्पर्मेटोगोनिया यानी कि स्पर्मेटोगोनिया वह कोशिका जो आगे जाके स्पर्म्स का निर्माण करेगी। आप देख रहे हैं धीरे 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 इस स्पर्मेटोगोनिया में ही कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये लास्ट में जाके क्या बनाती है, आपका स्पर्म बनाती है। तो सबसे पहले आ गई आपकी स्पर्मेटोगोनिया, बीच में हमारी सर्टोली सेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि बीच में उपस्थित होती है। क्या करती है ये? इन सब डेवलपिंग जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। तो ये हो गई आपकी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जब डेवलपमेंट करती है, जब अपने अंदर जब इसका विकास होता है, तो ये आगे जाके फर्दर क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रूप से बनने वाले स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट वही शुक्राणुजनन कोशिकाएं जो आगे जाके शुक्राणु का निर्माण करेंगी। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर डिवीजन होता है, पुनः विभाजन होता है, जो फिर क्या बनाती है आगे जाके ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। आगे जाके ये बनाती है आपकी स्पर्मेटिड्स, और लास्ट में इन स्पर्मेटिड्स में जब टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, पूरे जो स्पर्म के जो तीनों भाग हैं उनका निर्माण हो जाता है, तब हम इन्हें कहते हैं हम स्पर्म। तो बेसिकली ये सारा फॉर्मेशन, ये सारा प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया आपकी कहाँ होती है? वृषण में। ठीक है बेटा, तो आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आ गया होगा कि वृषण के अंदर वे कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप, रटना नहीं है, समझ के चलना है। अब ये आपका हो गया बेटा। इसके बाद अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे की जो चीजें हैं वो वेरी इजी गोइंग, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब हम इसके बाद में जो सबसे पहला स्टेप पढ़ेंगे, अब मैं आपको एक तरीके से पढ़ाऊंगी। एक तरफ मैं आपको बनाऊंगी उसका आरेख चित्र और एक तरफ मैं आपको बनाऊंगी उसका चित्र। चित्र किसका? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के निर्माण का आरेख चित्र, प्लस उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, चित्रीय उसका विवरण। ठीक है बेटा, तो आगे हम चलते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बुक में भी आपके अवेलेबल है। इस तरीके से ही आपको बनाना है आपकी नोट्स की कॉपी में। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं हम। हाँ जी बेटा, अब हम बात करें, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स को हम दो तरह से समझेंगे। एक तो यह है हमारा आरेख चित्र और ये है इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। या तो आप ये याद कर लीजिए या आप ये याद कर लीजिए, और बहुत अच्छा रहेगा यदि आप दोनों को याद कर लें। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पहला जो हमारा प्रोसेस था, उसका जो फर्स्ट फेज था वो था द प्रोडक्शन ऑफ या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक है बेटा, तो स्पर्मेटिड्स का बनना। अब स्पर्मेटिड से जब स्पर्म बनेंगे तो उस प्रोसेस का एक अन्य नाम था, वो था स्पर्मियोजेनेसिस। तो उस स्पर्मियोजेनेसिस को भी इसी आरेख चित्र में इंक्लूडेड मैंने कर दिया है कि आप जब पूरा पढ़ रहे हैं तो उस स्पर्मियोजेनेसिस को भी हम यही कवर अप कर लेंगे। तो पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि वे कोशिका जो आगे जाके युग्मकों का निर्माण करती है उसे कहते हैं प्रिमोडियल जनन कोशिका, यानी कि सबसे पहले बनने वाली वह कोशिका जो आगे जाके युग्मकों का निर्माण करेगी। तो सर्वप्रथम बनने वाली कोशिका होती है हमारी प्रिमोडियल जनन कोशिका। इसमें यहाँ होता है समसूत्री विभाजन, माइटोसिस।
आगे जाके ये बनाएगी स्पर्मेटोगोनिया, जो हमने पहले के डायग्राम में देखा था। इसमें जब विभाजन होगा, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, तो ये आगे जाके बनाएगी आपके स्पर्मेटोगोनिया। इस स्पर्मेटोगोनिया में पुनः समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, समसूत्री विभाजन होगा और क्या बनेगा बेटा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि पहले बनने वाली वह कोशिका जिसको हम क्या नाम देंगे बेटा, स्पर्मेटोसाइट। इसमें पुनः विभाजन होगा, पुनः वृद्धि होगी। तो बेटा देखिए, प्रिमोर्डियल जनन कोशिका से प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनने तक की अवस्था को हम कहते हैं गुणन प्रावस्था। क्या कहते हैं बेटा, गुणन प्रावस्था। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब आप आ जाइए आगे वृद्धि प्रावस्था पे, ठीक है, ग्रोथ फेज पे। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि होती है, ठीक है, इसके आकार में वृद्धि होती है, इसके पदार्थ में वृद्धि होती है और ये क्या बनाती है आगे जाके, ये आपके आकार में वृद्धि करती है। कौन, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, और आगे जाके ये क्या बनाएगी, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का वृद्धि करना क्या कहलाता है, वृद्धि प्रावस्था। क्या कहलाता है बेटा, वृद्धि प्रावस्था। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें वृद्धि का वर्णन होगा। तो वृद्धि किसकी होगी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट की वृद्धि होगी। अब प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि हो गई, अब ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में वृद्धि करने के बाद अब ये परिपक्व होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, अब ये मैच्योर होके क्या बनाएगा बेटा, ये मैच्योर होके इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और ये बना लेगा आपका द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बेटा, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट ने पहले आकार में वृद्धि करी, फिर उसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ और फिर उसमें बन गया आपके द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। अब इस स्पर्मेटोसाइट, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में पुनः परिपक्वन अवस्था आएगी, पुनः एक परिपक्वन फेस आएगी और ये बनाएगा आपके स्पर्मेटिड्स। क्या बनाएगा बेटा, स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये हैं आपके स्पर्मेटिड्स। ये आपको दिख रहे हैं राउंड शेप के होते हैं, जबकि आपको पता है कि शुक्राणु की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, कॉनिकल शेप की होती है, लास्ट में उसके टेल प्रेजेंट होती है। शुक्राणु गतिशील होता है, इस प्रकार का तो अंडाणु होता है। तो ये जो स्पर्मेटिड बने ये आपके अपूर्ण शुक्राणु है। मैंने आपको बताया था कि अपूर्ण शुक्राणु को ही क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड तक बनने की प्रक्रिया को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को यहां तक हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड में जब मॉडिफिकेशन होते हैं, रूपांतरण होता है, कुछ और चीजें आके जुड़ती हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विभेदन अवस्था, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बेटा, विभेदन अवस्था, स्पर्मियोजेनेसिस। डायग्राम में हम आज समझ लेते हैं, बाकी कौन सी चीजें कैसे जुड़ती हैं, किस प्रकार से जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं, ये सब चीजें मैं आपको मेरी कल की क्लास में बताऊंगी। तो स्पर्मियोजेनेसिस को भी हमने यहाँ इसलिए पढ़ा है क्योंकि स्पर्मेटिड्स तक तो आप समझ गए कि स्पर्मेटिड्स आपको क्लियर दिख रहा है कि गोलाकार होता है, अगतिशील होता है, बिना पूंछ का होता है। अब कोई भी चीज में टेल नहीं है, कोई गमनांग नहीं है, तो वो गमन कैसे करेगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्पर्मेटिड्स कैसे होते हैं, बेसिकली अपूर्ण शुक्राणु। अपूर्ण हमने इन्हें इसलिए कहा क्योंकि ये चलायमान अर्थात गतिशील नहीं है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टेल लाइक स्ट्रक्चर। जब ये टेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक्रोसोम का निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे एक पूर्ण शुक्राणु, ठीक है, या एक वास्तविक शुक्राणु। ठीक है बेटा, तो इस वास्तविक शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। मैंने इसे यही मेंशन कर दिया है, ये पूरा प्रोसेस ही है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहां से लेके यहां तक का तो है आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण की क्रिया को ही कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें कुछ नहीं होता, केवल इन स्पर्मेटिड्स में जो है आपके टेल का फॉर्मेशन हो जाता है और हेड रीजन में आपके न्यूक्लियस और एक्रोसोम प्रेजेंस हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बेसिकली एक कंप्लीट स्पर्म का निर्माण या फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये तो हमने इसको समझ लिया आरेख चित्र में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आरेख चित्र में समझना और पढ़ना आसान लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरीके से सेल्यूलर फॉर्म में पढ़ना, आरेख चित्र, इसे भी आरेख चित्र कहेंगे, इसे भी आरेख चित्र कहेंगे। अंतर केवल इतना है, ये भी सही है और ये भी सही है।
हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है या ये सही है, दोनों ही सही है। कई बच्चे क्या होते हैं, इस प्रकार से पढ़ना पसंद करते हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें चीजें हिंदी में इजी वे में इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप याद हो जाती हैं। दोनों ही तरीके सही है। मैं यहाँ पे हर दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, आपके लिए दोनों ही डायग्राम मैंने यहाँ मेंशन कर दी। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं इस पे। सेम यही चीज है, यहाँ जो हमने चीज लिखी है, यहाँ हमने वो चीज बनाई है। सबसे पहले है आपकी स्पर्मेटोगोनियम प्रिमोडियल जर्म सेल। इसमें जब ये है आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सबसे पहले बनने वाले स्पर्मेटोसाइट। फिर इनमें वृद्धि हुई, आपको दिख रहा है आकार में वृद्धि हो गई इनमें। और ये दो थे, दो से क्या रह गए, ये एक एक आकार में बढ़ गए। और इनको क्या बोला हमने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इन्होंने ये आपके बनाए अगुणित, एन 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 लिखा है, इसका मतलब है कि ये अगुणित है। आपको पता है कि जनन जो कोशिकाएं होती हैं वे अगुणित होती है, वे द्विगुणित तब होंगी। आपको पता है कि शरीर में उपस्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सभी में समसूत्री विभाजन होता है, एक्सेप्ट जर्म सेल्स या जनन कोशिकाएं। क्योंकि जनन कोशिकाओं में यदि समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो होने वाली संतान अपने माता पिता की रेप्लिका अर्थात प्रतिलिपि बनेगी, जबकि हमें प्रतिलिपि नहीं बनती है। आपको पता है बनने वाली संतान कुछ माता के एवं कुछ पिता के गुणों को लिए हुए होती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वे अगुणित होती है। ये नर के अगुणित तथा मादा के अगुणित मिलके क्या बनाते हैं, एक द्विगुणित संरचना, जो कि आपके निषेचन के उपरांत बनती है। आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने 2n लिख दिया तो वो आपका पूरा प्रोसेस गलत हो गया। तो यहाँ पे मैंने n इसलिए मेंशन किया है क्योंकि यह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी है और ये एक अगुणित रचना है। अब इस अगुणित रचना आप देख रहे हैं इस तरीके से, इसे हमने बोल दिया स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड फर्दर डिवीजन करता है और वो डिवीजन ऐसा होता है कि ये इसको और ब्रेक नहीं करेगा। समझेंगे आप? अगर यहाँ ये एक है तो इस एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म, एक से दूसरा, इससे इस प्रकार से ये आपके 8 हैं तो 8 स्पर्मेटिड से 8 ही स्पर्म्स बनेंगे। लेकिन डिफरेंस इज दैट कि ये जो स्पर्मेटिड्स थे ये थे अपूर्ण शुक्राणु। जब इनमें पूछ, टेल या पूछ कह लीजिए आप, या कुछ भी गमनांग कह लीजिए आप, तो इसका निर्माण हो जाएगा तो यही स्पर्मेटिड आगे जाके स्पर्म बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2 है तो ये 2 मिलके मर्ज होके एक शुक्राणु बनाएंगे, जी नहीं। एक स्पर्मेटिड एक ही स्पर्म बनाएगा। डिफरेंस केवल इतना है कि इस स्पर्मेटिड में कोई किसी भी प्रकार का गमनांग उपस्थित नहीं है, प्लस इसमें हेड और जो आपके जो शुक्राणु के जो बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स यहाँ डिफरेंशिएट नहीं है, विभेदित नहीं है, जबकि यहाँ आपको वो 3 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बेटा? तो ये स्पर्मेटिड्स 8 के 8 आपके स्पर्म्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम 8 स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया, तो देखिए बेटा स्पर्म्स जो होते हैं वो अंडाणु या शुक्राणु जो होते हैं अंडाणु की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील इसलिए होते हैं क्योंकि इनके पास गमनांग या आप कह लीजिए पूंछ उपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये चलायमान या गतिशील होते हैं। ठीक है बेटा? तो आई होप कि ये सारा जितना भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी जो हमारी बात है वो है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके। कल की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है, आप ये मत समझिएगा कि इसी में हमने स्पर्मियोजेनेसिस को पढ़ लिया है, जी नहीं। स्पर्मियोजेनेसिस में आपको कल थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। आज मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा समझा दिया है। स्पर्मेटिड से स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को मैं आपको कल बताऊंगी, जिसमें आपके बेसिकली केंद्रक बनता है, पूंछ युक्त जो बनता है, मतलब स्पर्म्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो, और शुक्राणु की संरचना, ये दोनों बातें मैं आपको कल बताऊंगी। और कल हमारे इस पार्ट का या इस चैप्टर का अंत हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे अंडाणु जनन। तो शुक्राणु जनन में बेसिकली जो सारी क्रियाविधि होती है, जो सारी प्रक्रिया होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है। आपको कॉपी में ये दोनों ही मेंशन करने हैं। कॉपी में या एग्जाम में अगर आप अच्छा अटेम्प्ट करने चाहते हैं, अच्छे स्कोर करने चाहते हैं, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों को माइंड में लेके चलिए। दोनों का अपना अपना रोल है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, रटना नहीं है, चीज को समझना है। बहुत ही इजी गोइंग चीज है। ठीक है बेटा? तो आगे की क्लास में कल हम पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना प्लस
स्पर्मेटिड से स्पर्म के निर्माण में वे कौन कौन से विभेदन है, वे कौन कौन से मॉडिफिकेशन है जो कि डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करिए, समझिए, पढ़िए एंड आई होप कि आपको ये सब जो मैंने बताने की कोशिश की है ये आपको समझ में आ गया होगा।